चलो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं जिसमें कि उत्तराखंड में भर्तियां निकल रही है। और देखेंगे कि कौन कौन से पद इसमें निकले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो इसमें पद है वो है सहायक समीक्षा अधिकारी का पद आया है और व्यक्तिगत पद आया है। तो इसमें जो पद आए हैं ना वो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है और एक व्यक्तिगत सहायक का है। इसमें 3 वैकेंसी है और सहायक समीक्षा अधिकारी में भी 3 वैकेंसी है। इनके पे लेवल बताए हैं। इसकी इनकम 44,900 से लेके 1,42,400 है। और यदि हम बात करें सेकंड जो हमारा है सहायक अधीक्षक का, सहायक अधीक्षक में फी क्या है, 5 पद है और 29,000 इसका 200 इसका पे लेवल है। और लेवल 5th है इसका लेवल 7 है, इसका लेवल 5 है, इसके लेवल 5 है, ये भी 5 लेवल में, ये 4 लेवल में, ये 4 में, ये 4 में और ये लेवल 2 में है। तो ये तो पे स्केल की बात होगी। जो हम पे स्केल हमने यहाँ पे स्केल हमने क्या है डिस्कस किया। और हमने डिस्कस एक और चीज़ की है कि इसमें किस किस पोस्ट के पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकल रही, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सबसे ज़्यादा हम जो सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि 205 वैकेंसी निकली हुई है इसमें। हमारा ये क्या पद है, ग्राम विकास अधिकारी। और ग्राम्य विकास विभाग में ये पोस्ट है। और जो उत्तराखंड पर्यटन विकास का परिषद है उसमें स्वागती एक पोस्ट 3 पोस्ट निकली है स्वागती के लिए। और सहायक स्वागती के लिए इसी में पर्यटन विकास परिषद में 1 पोस्ट निकली हुई है। ये लेवल 4 में है ये वाली, और ये लेवल 2 में है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा। और अब हम जानेंगे कि इसमें जो अधीनस्थ सेवा चयन में अब जो इम्पोर्टेंट बात आ गई है भाई, ये तो पोस्ट निकल गई है तो आखिरकार इन पोस्टों को कब कब भरा जाएगा और कब कब इनकी फॉर्म की डेट है, लास्ट डेट कब है। तो सबसे पहले जाइएगा आप ना www.SSSC.UK.gov.in पे जाके आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कोई भी समस्या होती है तो यहाँ इस मेल पे आप इस समस्या को भेज सकते हैं। और 9 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया। जो ये विज्ञप्ति के बारे में बता रहा हूँ, इसका 9 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। और आज हम 10 तारीख को इस नोटिफिकेशन को आपको बता रहे हैं। तो देखो विज्ञापन कब आया है, विज्ञापन की तिथि 9 तारीख 9 अप्रैल को। और जो इसमें बढ़िया बात है वो है 15 अप्रैल को ये भरे जा रहे हैं। 15 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 15 मई। 15 मई तक लास्ट डेट होएगा। और इसी के जो अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन के लिए आपको 18 मई से 20 मई की तारीख दी जाती है, जो कि लास्ट के तीन दिन हो गए। मान लो 15 को एग्ज़ाम बढ़ने बंद हो जाते हैं तो करेक्शन किसी का रह जाएगा तो 18 मई से 20 मई तक कर सकते हो करेक्शन की डेट जो निकलेगी। और सबसे अहम बात है भाई, इसका एग्ज़ाम कब है, इसका एग्ज़ाम कब आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ भी तो देखनी ना, एग्ज़ाम कब आ रहा है इसका। तो एग्ज़ाम जो आएगा इसका वो अंतरिम दे रखा है इसका।
अभी कोई फिक्स नहीं है, तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है ये, तो 27 जुलाई इसकी टेंटेटिव डेट दे रखी। मई जून जुलाई, मई जून, मतलब आपके पास 1.5 महीना भी पूरा नहीं है। तो हमने ये पद देख लिए कि ये सबसे ज़्यादा ग्राम विकास अधिकारी में निकल रही है, और फिर ये राजस्व उप निरीक्षक। अब सबसे बड़ी बात है, अब हम इसमें बारी बारी से देखें कि भाई आखिरकार कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो सहायक समीक्षा अधिकारी में क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें ये देखना है कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। 3 पोस्ट निकली हुई, वो भी जनरल में। एससी के लिए इसमें कोई नहीं निकली हुई, और कोई भी कोटे के लिए इसमें नहीं है भाई। 3 पोस्ट है, कोई भी आए भर के इसको ले जाए। एससी हो, एसटी हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, जो भी आएगा वो इसको भरे और क्वालिफाई करे जाए। अब सबसे पहले इसकी जो डिमांड रखी है, इसमें सरकार ने इसकी एलिजिबिलिटी बनाई है, वो है इसका पे लेवल। हमने आपको बता ही दिया, पे लेवल अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी सी इसमें एक डिफरेंस और बताएंगे हम आपको, जो बहुत ज़रूरी है। अंशदायी पेंशन नियुक्त है, मतलब इसमें पेंशन मिलेगी। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा आप। अनिवार्य अर्हताएँ और अधिमान अर्हताएँ। अर्हताएँ, ये इसमें अधिमान अर्हताएँ और अनिवार्य अर्हताएँ में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें, कुछ तो होगा। तो इनमें जो डिफरेंस है वो इस चीज़ का है कि, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो डिफरेंस है। देखो, ये तो है अल्टरनेटिव, ये चीज़ अल्टरनेटिव तब है जब, चलो हम आपको पहले बता देते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है। आप डिग्री वाले होने चाहिए, और कंप्यूटर में आपका डिप्लोमा हो, और प्रमाण स्तर हिंदी की जो टाइपिंग है वो 40,000 रुपये पर आवर की गति होनी चाहिए आपकी टंकणिंग की। और जैसे कि मान लो कोई, अब हम आपको बताएंगे इसमें डिफरेंस कि, अब आ जाओ डिफरेंस पे। अनिवार्य अर्हताएँ और अधिमान अर्हताएँ। सपोज कर किसी के 100 नंबर आ गए, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब दोनों तो इसको और पोस्ट हमारे पास एक ही है सपोज करें, तो सपोज किसी के पास बी सर्टिफिकेट है। इस एलिजिबिलिटी को तब देखेंगे जब यहाँ ये दोनों बहुत बराबर होंगे। मान लो एक के पास बी सर्टिफिकेट है, और इसमें एनसीसी का बी सर्टिफिकेट चाहिए, और बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर वो क्या होना चाहिए, भूतपूर्व किसी राज्य की उसमें सैनिक होना चाहिए। तो ये चीज़ फिर उसको सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो बी का है तो बी को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत सहायक में क्या, किस व्यक्ति सहायक, इसमें जो पद है कुल 3 पद है। अब देखो, हम एक और चीज़ चलेंगे, यहाँ आ गया एक डिफरेंस और बताएंगे हम आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा और रुक जाओ, मैं बताऊंगा अभी आपको, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको। इसकी समय सीमा इन्होंने 21 से 42 वर्ष निर्धारित की है। पे स्केल आपने देख ही लिया, 6 लेवल का है, और पेंशन है, और पद स्वरूप क्या है, अनिवार्य अर्हताएँ हमने बता दिया आपको, ये तो होना ही चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये हो आपके पास, ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका फ़र्क तब पड़ेगा जब बहुत बराबर नंबर आ जाएंगे, कोई 2 कैंडिडेट खड़े होंगे या 4 कैंडिडेट खड़े होंगे टक्कर पे, भाई इन दोनों के इन चारों के बराबर है। अब इसमें किस पोस्ट, किस बंदे को लिया जाए, तो
उस फिर ये बातें देखी जाती है। तो इसमें भी क्या है, इन्होंने न्यूनतम जो गति मांगी अंग्रेजी टंकण में 9,000 होने चाहिए, और या फिर आपकी 8,000 आशुलेखन हो, ठीक है, कंप्यूटर हिंदी टंकण 8,000 डिप्रेशन हो, ये चीज़ होनी चाहिए इसमें। और जैसे कि अब हम इसमें देख ही लिए भाई, अगर इसमें क्या है कि जैसे किसी के पास बी और सी में से कोई भी हो, एक तो बी सर्टिफिकेट होता है और एक होता है सी, तो सी सर्टिफिकेट हो या बी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों ही ठीक तरह मान लिया जाएगा। सहायक अधीक्षक में 5 भर्ती है, और इसका पद कोड है, ये पद कोड ध्यान से देख लेना, क्योंकि बिना पद कोड आपको जो प्रेफरेंस बढ़ने के लिए दिए गए, तो आपने कोड को ध्यान रख के चलना है। और इसमें महिलाओं की जो 2 पोस्ट निकली है, और टोटल इसमें क्या है 5 है, एक यहाँ एससी के लिए है, एक हमारा पद जो दिया है एससी के लिए दिया गया है, एक हमारा दिया गया पिछड़ी जाति के लिए, और एक दिया गया आर्थिक वर्ग से कमज़ोर जो हो, और एक इसमें दिया गया है अनारक्षित जनरल का दिया गया है। अब इसमें एक चीज़ और हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखो भाई, यहाँ जो दोनों पोस्टें निकली है, वो दोनों पोस्ट पिछड़ा वर्ग में किसके लिए निकली है, महिलाओं के लिए निकली है भाई। टोटल तो इतने पद हैं, और उसमें ही महिलाओं की ज़रूरत है। आप लोगों को देखना कि इसमें क्या है, जेंट्स की भर्ती नहीं हो सकती। अगर हम पिछड़ा वर्ग में देखा और हम देखें इसमें, लेकिन इसमें किसी की भी हो सकती है, चाहे वो लेडीज और जेंट्स हो, लेकिन यहाँ केवल महिलाएं, वुमेन ही जाएगी, वुमेन ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, पिछड़ा वर्ग और इस आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसमें अनिवार्य क्या है कि किसी विद्यालय से भी समाजशास्त्र में डिग्री की हो उसने। और देखो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इसमें वुमेन ही क्यों ली इन्होंने, केवल जो इसमें जेंट्स जा सकता है, इस वाले में अनुसूचित जाति में जो पिछड़ा वर्ग है और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसमें महिला ही ली है, क्योंकि इसकी जो पोस्ट है वो महिला कल्याण विभाग के लिए यहाँ भरी जा रही है। ये क्या है, महिला कल्याण विभाग के लिए इन पोस्टों को भरा जा रहा है। जो ये कहीं की पोस्ट है, यह है सहायक अधीक्षक की पोस्ट है। तो इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष उम्र हो चलेगा, और समाजशास्त्र इसका इम्पोर्टेंट है, समाजशास्त्र जरूर होना चाहिए, और उसकी स्नातक की उपाधि हो, मतलब एक विषय जरूर होना चाहिए उसका। और इसमें दूसरी चीज़ है कि मान्यता प्राप्त किसी संगठन से उसने वो किया हो अपना, सॉरी थोड़ा हमने गलती कर रखी है, मेरा लैपटॉप गर्म हो रहा है। तो हम आ गए यहाँ से। अब देखो इसमें अधिमान अहताय में कुछ इन्होंने डिफरेंस दिया है कि अगर किसी, देखो ये बात समान होने पर कि मान लो कोई किसी का सपोज समाजशास्त्र क्या है, उसका केवल विषय है उसका, मतलब ओनली क्या है, सब्जेक्ट है, किसमें, ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में केवल सब्जेक्ट है उसका, और दूसरे बंदे ने किया ऑनर्स होता है एक, मान लो समाजशास्त्र में ऑनर्स किया है, समाजशास्त्र में ऑनर्स किया, और एक का केवल विषय है, तो यहाँ ये बोर्ड क्या करेगा, जिसने ऑनर्स किया उसको ले लेगा। किन दो में से लेने की बात कर रहे हैं हम, मैं लेने में से उनमें कर रहा है, जैसे
100 बराबर नंबर आ गया। एक का विषय क्या है, एक का है विषय और एक का क्या है, ओनर्स है। तो इस वाले बंदे को पोस्ट के लिए रख लिया जाएगा और इस वाले को नहीं रखा जाएगा, इसको काट दिया जाएगा और ये सही हो जाएगा। इस तरह है इसमें। और राजस्व उप निरीक्षक के बारे में, इसमें ना 119 पद है। और आपको मैं एक और चीज़ बता के चलूँगा, एक रिजर्वेशन के बारे में बात करके चलेंगे मौजा। अब देखो क्या होता है, यहाँ दो तरह के, एक तो हमारा पैरेलल रिजर्वेशन होता है और एक होता है वर्टिकल। इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम क्षैतिज। अब इसमें क्या डिफरेंस है। अब यहाँ एक पोस्ट हमारी एससी के लिए निकली है, ये एक हमारी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और ये पोस्ट है यहाँ से 8 जो पोस्ट है ये निकली हुई है जनरल के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ जो 2 पोस्ट दी है जनरल की, वो महिलाओं के लिए, मतलब 8 में से 2 तो महिलाओं ने ले ली और एक ले लिया आंदोलनकारी ने। एक आंदोलनकारी के लिए रिजर्व हो गया। तो यहाँ 3 पोस्ट क्या है, इसमें से जनरल में से आउट हो गई है। तो जब 3 पोस्ट बाहर चली गई, तो ये क्या है, ये किस तरह का रिजर्वेशन दिया भाई। 8 लोग तो जनरल के भरने चाहिए थे ना, लेकिन मान लो जनरल के जेंट्स आ गए, सारे मैन ही आ गए, तो क्या है, यहाँ महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी। लेकिन भाई महिलाओं को भी तो कहा गया उनका आरक्षण है, तो उन्हें 2 यहाँ पोस्ट दिया। अब आंदोलनकारियों के लिए भी है, तो आंदोलनकारियों का भी तो रिजर्वेशन है। वो किस कोटे के तहत आएगा यहाँ से, तो वो आएगा पैरेलल। देखो वर्टिकल तो चल ही रहा है, वर्टिकल तो ये है जो, मैं आपको वर्टिकल और ये बता दूं। एक सेकंड रुको, बस इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यही हमारे पास है डाटा, तो आ जाइए। अब देखो वर्टिकल और एक है पैरेलल। जो यहाँ ये है कि एक एससी के लिए है, और यहाँ ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ये भी बहुत अच्छे से बताया है। वर्टिकल इसका मतलब ये है कि भाई इसमें कोटा है, टोटल सीट 8 है, इसमें एससी होने चाहिए, एसटी होने चाहिए, पिछड़ा वर्ग होना चाहिए और जनरल भी होने चाहिए। तो ये है, लेकिन क्या है कि एससी में भी तो वुमेन्स है, या एससी में आंदोलनकारी भी है, या एससी में प्लेयर भी तो है, प्लेयर्स है मतलब जो खिलाड़ी है। और एससी में अभी तो हमने एग्जाम्पल दिया एससी का आपको, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको जनरल का। अब जनरल कोटे की बात करें तो यहाँ जनरल में भी तो वुमेन्स है, वुमेन है, और जनरल में प्लेयर भी है, और जनरल में हमारे भाई आंदोलनकारी भी है। आंदोलनकारी, तो इन तीनों के कोटे भी तो फिक्स करने हैं। जनरल तो हमने देख लिया भाई, जनरल की हमारे 8 सीट है और टोटल हमारी सीट ये 10 है। तो 10 में से जो आरक्षित थी, तो उसमें भी तो आरक्षित में एससी एसटी में भी तो वुमेन्स हो गए, आंदोलनकारी हो गए।
तो इस तरह का रिजर्वेशन होता है, ये पैरेलल होता है, क्षैतिज होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से बताया है आपको। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट कर दियो, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जो भी है। और अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पिथौरागढ़ में पोस्ट है हमारी 10 है, और इसमें एक पोस्ट ही, 2 पोस्ट है महिलाओं के लिए, और एक पोस्ट है एसटी के लिए, और एक पोस्ट है आंदोलनकारी के लिए। यही चीज़ हमने बतानी, बस ज़्यादा हमने किसी डिटेल में नहीं आपको देना है। देखो, अगर हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें ना, तो इसमें टोटल 12 सीट, 12 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है 33 में से। और यहाँ जो है इसमें खिलाड़ियों के लिए एक पोस्ट है, यहाँ खिलाड़ियों के लिए एक पोस्ट दे दिया, आंदोलनकारियों के लिए इसमें पौड़ी गढ़वाल में 2 पोस्ट दे दिए। तो इस तरह का डाटा आप ये देख लियो, और इस तरह मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ ऊपर खिलाड़ियों के नाम लिख रहे, ये कुशल खिलाड़ी है, यहाँ से भूतपूर्व सैनिक, अगर यहाँ कोई आता है तो भूतपूर्व सैनिकों की बात होगी। यहाँ अनाथ लोग भी है, अनाथों को भी तो लाना है इस देश के प्रशासन में, तो इसलिए सभी के लिए यहाँ समान रूप से सीटें निकाल ली हैं। तो यहाँ अब टोटल होगी 119 में से 33 सीट महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए रिजर्व होगी है। किसके लिए? वुमेन के लिए रिजर्व होगी है। तो ये चीज़ इसमें बहुत जरूरी थी। राजस्व उप निरीक्षक और लेखपाल की भर्ती है। ये लेखपाल में देखो 8 तो ये महिला आ रही है, 8 महिला इसके लिए जाएगी, और 37 महिलाओं से 8, टोटल तो 61 है। हरिद्वार की केवल बात कर रहे हैं हम, इसमें 8 पोस्ट महिलाओं के लिए है, और 15 उद्यम सिंह नगर में, देहरादून में हमारी 7 सीट है, और इनमें यहाँ आंदोलनकारी भी, कुशल खिलाड़ी की भी ज़रूरत है, और आंदोलनकारी की भी ज़रूरत है यहाँ से इसमें देहरादून में। ये देखो पोस्ट है, तो ये बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग ना। और हरिद्वार में 7 पोस्ट है जो एसटी के लिए, एससी के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 5 है। ये सब चीज़ें देखनी है आप लोगों ने। बस मैं अब आपको ग्राम विकास अधिकारी का बता देता हूँ। ग्राम विकास अधिकारी में भी सभी को समान रूप से दिया गया, एससी के लिए, फिर यहाँ एसटी के लिए है। यहाँ आंदोलनकारियों की 2 सीट फिक्स करी है जनरल में से, और कुशल खिलाड़ियों में से भी एक पोस्ट रिजर्व करी है इन्होंने। तो ये सब चीज़ देख लेना आप। और पटवारी के लिए जो एलिजिबिलिटी वो मैं बता देता हूँ। 1 मिनट, सॉरी इतनी जल्दी ले जा रहा हूँ मैं, मुझे बताना आपको सिलेबस बता दूंगा ना मैं आपको। फिर ये सब चीज़ें तो आप देख लोगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं इस पोस्ट के बारे में आपको, यहाँ 21 से 42 वर्ष है, भर सकते हैं 21 से 42 वर्ष। और इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से ना स्नातक होनी चाहिए, कोई इसमें मांगा नहीं है। बी और सी सर्टिफिकेट होकर अधिमान अर्हता है, तो मान लो कहीं बराबर आ जाते हैं तो इससे ये सब चल जाएगा वहाँ से। तो आगे हम फिर देखना है, सिलेबस देखना अब तो बस हमने। और तो इसमें सारे ग्रेजुएट के लेवल के ही है, ज़्यादा तो इसमें है नहीं। 21 से 42 वर्ष की उम्र पे ही सारे दिए गए हैं। तो अब और इसके बारे में मैं फिर बता दूंगा। मैंने आपको रिजर्वेशन के बारे में भी बता दिया है। अब हम इसका ना सिलेबस देख लेते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये 300 रुपये तो भाई जनरल की फ़ीस है इसमें तो, और एससी की है और एसटी की है 150 रुपया, दिव्यांग है
150 रुपये। और ऑर्फन के लिए कुछ नहीं है, जो अनाथ है तो उनके कौन माँ बाप देंगे पैसे, तो इस करके नहीं दिए। और ये जो इसकी वो है एब्रीविएशन है। और अब आ गया मेन है जो हमारा सिलेबस इसमें क्या क्या दिया गया है, जैसे कुमाऊँ, गढ़वाल और जौनसारी, ये प्रमुख बोलियां हैं, तो इन बोलियों के बारे में पूछ सकता है वो। देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ, उसके गुण दोष के बारे में सारी चीज़ें होनी चाहिए आपको जानकारी। स्वर कैसा है, इसका व्यंजन कैसा है, और स्पेलिंग भी आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेलिंग करेक्शन के लिए आएंगे क्वेश्चन आपके पास। देशज विदेशज ये सब आएंगे, संधि आएगी, और अलंकार मुहावरे आएंगे, जनसंचार आएगा, और हिंदी कंप्यूटर मीडिया, और ये सब आएगा। देखो जनसंचार आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है कि मान लो व्हाट्सअप आप लगा लो, या फिर हम FB लगा लो, फेसबुक लगा लो, या इंस्टाग्राम है हमारा, ये सब क्या है जनसंचार के साधन बन गया। आज केवल न्यूज़पेपर तक ही सीमित नहीं है, जनसंचार कम्युनिकेशन का पार्ट बन गया है। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड आएगा, फ़ॉन्ट कैसे होते हैं वो सब आएगा। अब साहित्य में जो ये दे रहा है, तो साहित्य में क्या आना है, साहित्य में सूर आएगा, कबीर आएगा, तुलसीदास आएंगे, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, ये सब हिंदी के कवि हैं। ये पद के हैं तो ये गद्य के, गद्य में आएंगे। इन्होंने कहानियाँ लिखी, गद्य वालों ने, इन्होंने कविताएं लिख रखी है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। ये कहानियों के लेखक है। तो इसमें जो मानसिक रीजनिंग हमारी आएगी, रीजनिंग में भाई प्रतिबिंब, श्रृंखला, सदस्य, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, ये सब आपको बुक्स मिल जाती है, वहाँ से पढ़ लेना, मैच कर लेना। और उसको और मानसिक में क्या आएगा, गणित संक्रियाएँ आएंगी, आंकड़े आएंगे, संख्या आएगी, कैलेंडर आएगा, ये सब चीज़ पढ़ लेना आप। दिशा आएगी, वर्गीकरण सब आएगा, डायग्राम, आलेखन आएगा। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी आएगा, सारा आएगा फंडामेंटल में। भाई फंडामेंटल बहुत जरूरी है इसका। भारत के इतिहास में जो भी है, सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, वैदिक काल आएगा, बौद्ध धर्म आएगा, जैन धर्म आएगा, और गुप्त साम्राज्य आएगा, उत्तर गुप्त आएगा, तुर्की अरब आ गया, ये सारी चीज़। और सब हमारी नई लहर पर पढ़ाया जाएगा। नई लहर पर बहुत अच्छे से सारे टॉपिक बताए जाएंगे। आधुनिक और ईस्ट इंडिया कंपनी, डच फ्रांसीसियों का आगमन, ये सब आएगा। 1857, और ये युद्ध होता है, कैसे कैसे यहाँ से स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद का मतलब क्या जानते हो, जब देश के प्रति भावना ओतप्रोत होकर हम देश बनाने की तरफ बढ़ते हैं, यह केवल देश की बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। भारतीय सरकार अधिनियम, विश्व का इतिहास पढ़ा गया, पुनः जागरण, रेनेसा इन यूरोप, और वैज्ञानिकों का योगदान, कलाकारों का योगदान, द्वितीय युद्ध के प्रमुख कारण, प्रथम और द्वितीय के, भूगोल। इस सिलेबस को तो बहुत अच्छे से भूगोल में आने वाला है। सौरमंडल की उत्पत्ति, देशांतर, ज्वार भाटा, ये सब आएंगे। हवाएं, चक्रवात परिवर्तन, मैं पूरी आएगी ज्योग्राफी यार, पूरा पढ़ो आप ना, ऐसा ना सोचो। राजनीति विज्ञान भी नई लहर पे हम पढ़ाएंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ाएंगे, सभी में अवज्ञा आंदोलन पढ़ाएंगे, नॉन
कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या होता है? व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? नेहरू रिपोर्ट क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब पढ़ाया जाएगा। गांधीवाद मतलब गांधीजम। गांधीजम क्या है इसके बारे में बताएंगे। गांधी का सामाजिक विचार क्या था? भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जिसको हम बोल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या होते हैं? कितने राइट है? सारे बताएंगे। मौलिक अधिकार बताएंगे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये क्या होगी? जो हमारी ड्यूटी होगी। ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। संसद क्या होता है? संसद किससे बनता है? 3 पार्ट से बनेगा है। तो ये इसके बारे में बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय, हर एक स्टेट में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। किस आर्टिकल के तहत है? नागरिक क्या? सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था, इसमें क्या हुआ था? पंचायती राज में क्या होता है ये बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल इंटर सॉरी इंटर नेशनल सब्जेक्ट का है। इंटरनेशनल रिलेशन का, रिलेशन सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक है। भूमंडलीकरण क्या है? सार्क क्या है? ये सब। आर्थिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र से सारे जुड़े टॉपिक बताएंगे हम आपको। और सब उत्तराखंड पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड तो सारी बताएंगे। ज्योग्राफी क्या है उत्तराखंड की। अभी वीडियो नई लहर पर डाल रहे हैं और हमारा एक कोर्स भी चल गया। ये जुलाई से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होएगा 2025। जिसने ज्वाइन करना तो वो लोग आए। जुलाई 2025 से स्टार्ट है। 499 पर मंथ। सो थैंक यू। और नई लहर पे जो भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमें बताएं और हम आपको